लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने जा रहा है। इससे पहले देश में एक बड़ी घटना हुई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी परंपरागत सीट अमेठी छोड़कर रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। हालांकि बीजेपी उन्हें भगोड़ा, डरपोक और पता नहीं क्या क्या कह रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसने अपनी रणनीति से बीजेपी समेत इंडिया के दलों को भी चौंका दिया है। इसके अलावा 2 चरण में कम मतदान की वजह से तनाव से गुजर रही बीजेपी तीसरे चरण में अपने मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। तो क्या हालात रहेंगे तीसरे चरण के, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से किन हालात में रहेंगे, और क्या वो लोकसभा इस बार पहुंच पाएंगे? इस सब पर बात करने के लिए देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित सूर्यकांत तिवारी जी स्क्रीन पर मौजूद हैं। हम अपने सवालों के साथ सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। नमस्कार तिवारी सर। प्रणाम और अभिनंदन। पहला सवाल कि कांग्रेस कह रही है कि हमने बीजेपी और इंडिया के सहयोगी दलों को रायबरेली से राहुल गांधी का नामांकन करवाकर चौंका दिया है और अब उनके पास हमारी इस रणनीति से निपटने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो आप बताएंगे कि क्या कांग्रेस का दावा और बीजेपी जो उनको बराबर भगोड़ा और डरपोक कह रही है, उस सब की क्या पोजीशन रहेगी? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से रायबरेली क्षेत्र से जो नामांकन मुहूर्त हुआ, पहले भाजपा प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी सिंह ने नामांकन दाखिल किया और उसके बाद वो कर्क लग्न में उन्होंने दाखिल किया, जिसमें कि न चंद्रबल था न पंचक बल था। वो शुभ मुहूर्त नहीं था। इसके बाद राहुल गांधी ने सिंह लग्न में सदविषा नक्षत्र में पूर्ण शुद्ध मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया। तो हमारे यहाँ ज्योतिष में भी मान्यता है और एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग थे जो कहते थे टाइम हैज इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। उसके अनुसार जो जिस मुहूर्त में भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है और जिस मुहूर्त में राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है, तो रायबरेली में उनकी भारी जीत सुनिश्चित है। जी, क्या अमेठी में किशोरीलाल शर्मा को कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, क्या इस बार वो स्मृति ईरानी को शिकस्त दे पाएंगे? अमेठी में बड़ी दिलचस्प और कांटे की लड़ाई हो और किशोरीलाल शर्मा ने भी नामांकन सही मुहूर्त में किया है। किशोरीलाल शर्मा जी वहां के स्थानीय हैं और पिछले 40 वर्षों से रायबरेली और अमेठी संसदीय क्षेत्र को कांग्रेस की तरफ से देखते। तो स्मृति ईरानी के लिए इस बार बहुत मुश्किल होने वाली, और मेरा तो अपना अनुमान है कि कहीं रायबरेली के साथ अमेठी भी कांग्रेस न छीने। रायबरेली में उसकी जीत पक्की है और किशोरीलाल शर्मा जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं स्मृति ईरानी को, और इसी भड़ास में भाजपा के लोग और स्मृति ईरानी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। लेकिन ज्योतिषीय मत से जो स्मृति ईरानी का चार्ट है उसके अनुसार वो शिकस्त पा सकते। जी, 2 चरणों में कम मतदान। हालांकि चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद आंकड़े जारी करके उनमें कुछ उलटफेर बताया है, जिसकी विपक्षी दल और देश के बुद्धिजीवी भी आलोचना कर रहे हैं, और उसने मतदाताओं का कुल आंकड़ा भी शाया नहीं किया है।
इन हालात में तीसरा चरण 94 सीटों का तीसरा चरण 7 मई को होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे मनोयोग से अपने मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री तो हिंदू मुस्लिम जैसा इश्यू उठाकर अपने मतदाताओं को प्रवोक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या हालात रहेंगे तीसरे चरण में 94 सीट्स पर? तीसरे चरण तीसरे चरण में जो मतदान होने जा रहा है वो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में होने जा रहा है। उस दिन चतुर्दशी की तिथि है, कृष्ण पक्ष। जहां तक विभिन्न पार्टियों की स्थिति है तो इस बार तीसरे चरण का चुनाव व्यक्ति के नाम पे नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर लड़ा जाएगा। मोदी जी के चार्ट से उस दिन नक्षत्र तीसरे रहेगा और चंद्रमा छठे रहे, लेकिन भाजपा के चार्ट से नक्षत्र जो है वो साधक रहेगा, सूर्य की स्थिति अच्छी रहेगी, गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी। हालांकि सूर्य और गुरु की स्थिति मोदी जी के चार्ट से भी ठीक है, लेकिन नक्षत्र स्थिति मोदी के लिए अनुकूल नहीं। मोदी जी और शाह जी चाहे जो दावा करें, इस बार आरएसएस पूरी ताकत झोंक दे रही और उस दिन जबरदस्त मतदान होगा, क्योंकि चतुर्दशी में अक्सर संघर्ष भी होता है। ऊपर से केतु का नक्षत्र तो बड़ा संघर्षशील होगा। जहां तक हम इंडी अलायंस की बात करते हैं तो इंडी अलायंस का चंद्रमा मिथुन है। चंद्रमा उस दिन उनके अनुकूल रहेगा, सूर्य भी अनुकूल रहेगा, बृहस्पति प्रतिकूल रहेगा। दशा भुक्ति में अगर देखा जाए तो दशा भुक्ति भी बहुत इंडी अलायंस के अनुकूल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। इंडी अलायंस में कांग्रेस के अलावा जो उसके साथी हैं उनको अच्छी बढ़त मिलेगी। जहां तक कांग्रेस के चार्ट से हम देखते हैं तो कांग्रेस की मेष राशि है। उस दिन चंद्रमा उनके जन्म नक्षत्र में रहेगा और राहुल गांधी के भी पंचम रहेगा, सूर्य भी पंचम चल रहा है और नक्षत्र जो है वो जन्म नक्षत्र होगा। इसलिए राहुल गांधी को उस दिन बहुत अच्छी बढ़त तो नहीं मिल पाएगी उनकी पार्टी, लेकिन उनके आनुषंगिक जो अलायंस के पार्टनर है अच्छी फाइट देंगे, अच्छा मुकाबला होगा, टर्नआउट अच्छा होगा। मुझे लगता है 67 से 70% मतदाताओं का टर्नआउट होगा और 94 सीटों में करीब 60 सीटें बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को जा रही हैं, बाकी 24-25 सीटें इंडिया अलायंस को जा। जी, इन हालात में जैसा आप बता रहे हैं कि वोटर्स का टर्नआउट बढ़ेगा और आरएसएस अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, लेकिन आरएसएस कार्यकर्ता अभी फील्ड में नजर नहीं आ रहे और आरएसएस अभी तक ये लगातार संकेत दे रहा है कि बीजेपी में आरएसएस ही सब कुछ है, यानी संगठन ही सब कुछ है और व्यक्तिवाद अब आगे नहीं चलेगा। यानी कहा यह जा रहा है, जो चुनावी विश्लेषक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि आरएसएस ने इस बार ये ठान लिया है कि किसी भी हालत में व्यक्तिवाद नहीं चलेगा और मोदी को 300 से ऊपर सीटें नहीं मिलने देनी है ताकि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकें। क्या इन इन संकेतों का कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल अर्थ निकलता है और संघ जो है कभी भी व्यक्ति प्रधान नहीं रहा है। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी पहली बार 19 अप्रैल को जब मतदान बहुत धीमा हुआ, हताश होकर शरणागत हुए, नागपुर में रात बिताई और मोहन भागवत से चिरौरी विनती की
तब से आरएसएस थोड़ा भाग ले रहा है, लेकिन वो 2019 की स्थिति जैसा नहीं है। आरएसएस चाहता है कि मोदी जी अहंकार व्यक्ति विशेष पर, जैसे मोदी जी और शाह जी चल रहे हैं, जैसे पूरी पार्टी उन्हीं के हाथ में है, जैसे अन्य नेताओं की बेकदरी हो रही है, जैसे संघ के प्रिय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी जी के चुनाव में मोदी जी और भाजपा ने दूरी बनाई, लेकिन आरएसएस के 34 संगठनों ने कमर कस के नितिन गडकरी की जीत सुनिश्चित की। इससे नितिन गडकरी जो आरएसएस के प्यारे हैं, उनकी आंखों के तारे हैं, आरएसएस बहुत उससे गुस्से में। आरएसएस के संगठन के लोग अब भी काफी न्यूट्रल से लग रहे हैं और वो ये मानते हैं कि किसी भी हालत में 350 से आगे मोदी को नहीं जाना। और मुझे लगता है कि जो ग्रह स्थितियां बता रही कि भाजपा नीत एनडीए मैक्सिमम 340 से 350 पे से। जी, भाजपा की इंडिविजुअल कितनी सीटें देखते हैं? हम करीब 310 से 15 दे। यानी बीजेपी 303 का 2019 का रिकॉर्ड फिर से तोड़ने जा रही है। हाँ, चूंकि जो संकेत मिल रहे हैं कि तीसरे चरण से ही आरएसएस अपनी कमर कस रहा है और इन लोगों से, इनके नेतृत्व से उनकी चिरौरी विनती को मान रहा है और अपने संगठन के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि अब तो अभी तो बराबरी पे चल रही है, अब आगे से जो है, क्योंकि 13 मई के बाद मोदी जी के विपरीत सूर्य चला जाएगा, जबकि संगठन हावी होगा, पार्टी हावी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि 2019 के आसपास वाली स्थिति में रहेगी। 400 का नारा तो बस एक जुमला रह गया, अब लोग उस पर हंसते भी हैं। और जिस तरह से हिंदू मुसलमान, ये और ज्यादा होगा 13 मई। सांप्रदायिक ताकतें और जोर मारेंगी, जाति धर्म संप्रदाय इन सब को लेकर चुनाव बहुत बुरी तरह प्रभावित होने जा रहा है, जिसका कि आप नमूना इसी 7 मई को ही देख लें। जी, राजनीतिक विश्लेषक विशेषकर महाराष्ट्र के पत्रकार ये संकेत दे रहे हैं कि मोदी और शाह ने फडणवीस का इस्तेमाल करके नितिन गडकरी को नागपुर में ही पछाड़ने का एक सिलसिला शुरू किया है और नितिन गडकरी बहुत मुश्किल है कि इस बार संसद लोकसभा का मुंह देख पाए। मेरा दावा है नितिन गडकरी के चार्ट के अनुसार और उस दिन मतदान तिथि के अनुसार, जैसे मैंने पहले आपके चैनल पे दावा किया था कि ठाकुर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों को टिकट मिलेगा, जिसपे शंका व्यक्त की जा रही थी, आज पुनः आपके चैनल के माध्यम से यह दावा कर रहा हूं, जो से दावा कर रहा हूं एस्ट्रोलेंस की रिसर्च टीम के अनुसार, कि मोदी और शाह की चाल नितिन गडकरी को पछाड़ नहीं पाएगी। बड़े देवेंद्र फडणवीस ने, और जहां से उनका महत्व है, जहां से ज्यादा भाजपा को वोट मिलते रहे, वहां से भी संगठन ने, आरएसएस संगठन ने जबरदस्त वोटिंग कराई है। यह पहली बार है कि 34 आनुषंगिक संगठन आरएसएस के दिन रात लग करके नितिन गडकरी के चुनाव में लगे। और ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी और शाह आज जो भी हैं आरएसएस की बदौलत, और नितिन गडकरी किसी भी हालत में हारने नहीं जा रहे हैं। लोकसभा में उनका पहुंचना निश्चित है और पुनः मंत्री पद भी बनाया जाना एक संभव संभव नहीं, निश्चित।
महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक 48 सीट है, 48। और जैसे संकेत आ रहे हैं फील्ड से, वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जबरदस्त संघर्ष है और बीजेपी को वहां खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। और बीजेपी के सहयोगी दल, विशेषकर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, नेस्तनाबूद होने की स्थिति में है। क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इनको करीब और रिलायंस को मिला करके 30 सीट्स करीब आ रहे, 30। 48 में से। जी। लेकिन महाराष्ट्र की जो ग्राउंड से रियलिटी, जो खबरें आ रही हैं छन छन कर, और वहां के पत्रकार जो आकलन कर रहे हैं, और लगातार मीडिया में ये छप भी रहा है, विशेषकर ऑनलाइन मीडिया में, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नीत गठबंधन महाराष्ट्र में उसी तरह से चित होने जा रहा है जिस तरह 2016-17 में बिहार में हुआ था। ज्योति मत इसके विपरीत। देखिए, अधिकतर चाहे वो जिसे गोदी मीडिया कह लीजिए या एंटी मोदी मीडिया कह लीजिए, हम इस पर नहीं जाते हैं। ज्योतिष अपने ढंग से विचार करता है, सितारों के स्तर पे विचार करता है। सितारे क्या कहते हैं उस दिन चुनाव के समय क्या होगा, ये हम ज्योतिषी आकलन पे कह रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक तो आप जैसे कुछ चैनलों को छोड़ करके किसी न किसी के पक्षधर हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ज्योतिषी आकलन है, एस्ट्रोलेंस की रिसर्च टीम ने किया है, हमने भी उस पर बारीकी से अध्ययन किया है। अपने गुरु बीवी रमन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जो उन्होंने विधि मुझे बताई थी कि कैसे राजनीतिक भविष्यवाणियां की जाती हैं, कैसे पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी पे वर्क किया जाता है। उसके अनुसार मैं ये दावा कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा नीत गठबंधन को 30 सीट्स के करीब जीत मिल रही है। जी। तो ये थे पंडित सूर्यकांत तिवारी, जिनका ज्योतिषीय आकलन है कि तीसरे चरण में बीजेपी को लगभग 60 सीट का फायदा होने जा रहा है। मतदान प्रतिशत 67 से 70% तक रह सकता है, और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की जीत सुनिश्चित है, और नितिन गडकरी का फिर से मंत्री बनना भी सुनिश्चित है। अगर ये मैं यहाँ वीडियो, एक बात जी बताएं। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। मैंने मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि 60 सीट की बढ़त लेगी पहले चुनाव से। मेरा ये कहना था कि 94 सीट्स में करीब 60 सीटों पे जीत इस भाजपा नीत गठबंधन की सुनिश्चित। जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।